शगल मैक्सिम गोर्की की याद में। यह उन दिनों की बात है जब हम बरसात में सड़कें साफ करके अपना पेट पाल रहे थे। हम में से कुछ किसान थे और कुछ मजदूर पेशा। चूंकि पहाड़ी देहातों में रुपये का मुंह देखना बहुत कम नसीब होता है, इसलिए हम सब खुशी खुशी शह आने रोजाना पर सारा दिन उन पत्थरों को हटाते रहते थे जो बारिशों के जोर से साथ वाली पहाड़ियों से लुढ़ककर सड़क पर आ गिरते थे। पत्थरों को सड़क पर से हटाना तो खैर एक मामूली बात थी, हम तो इस मेहनताने पर उन पहाड़ियों को हटाने पर भी तैयार थे जो हमारे चारों ओर काले डरावने देवों की तरह अकड़ी खड़ी थी। दरअसल हमारे बाजू सख्त से सख्त मशक्कत के आदी थे, इसलिए यह काम हमारे लिए बिल्कुल मामूली था। अलबत्ता जब कभी हमें सड़क को चौड़ा करने के लिए पत्थर काटने होते तो रात को हमें बहुत थकान महसूस होती थी, पट्टे अकड़ जाते थे और सुबह जागते समय ऐसा महसूस होता कि वे तमाम पत्थर जिन्हें हम पिछले दिन काटते और फोड़ते रहे हैं हमारे जिस्मों पर अपना बोझ डाले हुए हैं। मगर ऐसा कभी कभी होता था। हमारा काम हर रोज सुबह 7 बजे शुरू होता था, जब उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणें चीड़ के लंबे लंबे पेड़ों से शन शन कर हमारे पास वाले नाले के क्रोध भरे पानी से अटखेलियां कर रही होती और आसपास की झाड़ियों में नन्ही नन्ही चिड़ियां अपने गले फुला फुला कर चीख रही होती। यूं कहिए कि हम कुदरत को उसके सपने से जागता देखते थे। सुबह की हल्की फुल्की हवा में ओस से भीगी हरी भरी झाड़ियों की प्यारी प्यारी सरसराहट, नाले में कंकड़ों से खेलते हुए झाग भरे पानी का शोर और बरसात के पानी में भीगी हुई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे पत्थर जैसे सीनों में एक ऐसी कोमलता पैदा कर देती थी जो जिंदगी के उस नर्क में हमें स्वर्ग के सपने दिखाने लगती। हमें हर रोज 12 घंटे काम करना पड़ता था। सारा दिन हम सड़क की नालियों और पत्थरों को साफ करते रहते थे। यह काम दिलचस्प ना था, मगर हमने उसकी नीरसता को दूर करने के लिए एक तरीका इजाद कर लिया था। जब हम सब उस पहाड़ी के नीचे जमा मलबे को अपने बेलचों से हटा रहे होते, जिसके कंकड़ हर वक्त सड़क पर गिरते रहते थे, तो हम एक सुर में कोई पहाड़ी गीत शुरू कर देते। मलबे के पत्थरों से टकराकर हमारे बेलचों की झंकार उस गीत की ताल का काम देती थी। यह गीत उस उदासी को दूर कर देता जो इस बेरस काम करने से हमारे दिलों में पैदा हो जाती थी। जब तक उसके सुर हमारी चौड़ी छातियों में से निकलते रहते, हम महसूस तक न करते कि इस दौरान में हमने मलबे के एक बहुत बड़े ढेर को साफ कर लिया है। मोटर लोरियों की आवाजाही से भी हमारा दिल बहला रहता था, जो रंग बिरंगे मुसाफिरों को कश्मीर से वापस या कश्मीर की तरफ ले जाती रहती थी। जब कभी कोई लॉरी हमारे पास से गुजरती तो हम कुछ अरसों के लिए अपनी झुकी हुई कमर सीधी करके सड़क के एक तरफ खड़े हो जाते और जमीन पर अपने बेलचे टेक कर उसको सामने वाली मोटर के पीठ पीछे गुम होते देखते रहते। उन लॉरियों को इतनी दूर तक देखते रहने का मकसद यह था कि हम थोड़ा सुस्ता लें, मगर कभी कभी उन लोरियों की शानदार सामानों में लदी हुई छतें और उनकी खिड़कियों से मुसाफिरों के लहराते हुए रेशमी कपड़ों की झलक हमारे दिलों में एक नाकाबिले बयान कड़वाहट पैदा कर देती थी और हम अपने आप को उन पत्थरों की तरह फिजूल और नकारा समझने लगते थे जिनको हमारे बेलचों के धक्के इधर उधर पटकते रहते थे। उन मुसाफिरों की तरह तरह के लिबास देखकर, जिन पर यकीनन बहुत से रुपए खर्च किए गए होंगे,
हम अनायास अपने कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर देते थे। हम में से अक्सर का लिबास था पट्टे का तंग पैजामा, गाढ़े की कमीज और लुधियाना की सदरी। सबके पाजामे या तो घुटनों पर से घिस घिस कर इतने बारीक हो गए थे कि उनमें से जिस्म के बालों की पूरी नुमाइश होती थी, या बिल्कुल फटे हुए थे। कमीज़ों और सदरियों की भी यही हालत थी। उन पर जगह जगह अलग अलग रंग के पैबंद लगे हुए थे। करीब करीब हम सबकी कमीज़ों के बटन गायब थे, इसलिए सीने आमतौर पर खुले रहते थे और काम करते वक्त उन पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती थी। 12 बजे के करीब हम काम छोड़कर खाना खाने के लिए सड़क के नीचे उतरकर पेड़ के साए तले बैठ जाते थे। यह खाना हम सुबह कपड़े में बांधकर अपने साथ लाते थे। 3 ढोडे, मकई की रोटियां और आमतौर पर सरसों का साग होता था, जिसको हम अपने भूखे पेट में डालते थे। खाने के बाद हम पानी अमूमन नाले से पिया करते थे, और जिस रोज़ ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसका पानी ज़्यादा गंदला हो जाता था, तो हम दूर सड़क के उस पार चले जाया करते थे, जहाँ साफ पानी का चश्मा फूटता है। खाने से फारिग होकर हम फौरन काम शुरू कर दिया करते थे। हालांकि हमारा जी चाहता था कि नरम नरम घास पर लेटकर थोड़ी देर सुस्ता लें और फिर काम शुरू करें, मगर ऐसा क्यों कर हो सकता था, जबकि हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रहता था कि पूरा काम किए बगैर मजदूरी नहीं मिलेगी। हमारा मकसद काम करना और इस हीले से अपना पेट पालना था, और चूंकि हमें मालूम था कि हम में से किसी ने अगर अपने काम में ज़रा सी सुस्ती या बेदिली दिखाई तो उसे ताश की गड्डी से नकारा जोकर की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम दिल लगाकर काम किया करते थे, ताकि हमारे अफसरों को शिकायत का मौका ना मिले। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे अफसर हम पर बहुत खुश थे। यह क्यों कर हो सकता है, वे बड़े आदमी ठहरे, इसलिए उनका सही या गलत तौर पर खफा होना भी दुरुस्त होता है। कभी कभी ये लोग ऐसे ही हमारे काम का मुआयना करते, अपना असंतोष प्रकट करते हुए हम पर बरस पड़ते थे, लेकिन हम, जो उनकी बड़ाई को बखूबी समझते थे, महाराज महाराज कहकर उनके गुस्से को ठंडा कर दिया करते थे। हम जानते थे कि उनका गुस्सा बेजा है, लेकिन यह एहसास हमारे दिलों में नफरत के जज्बात पैदा नहीं करता था। शायद इसलिए कि झुक झुक कर सलाम करने की आदत ने हमको बिल्कुल मुर्दा बना रखा है, या फिर इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमको बराबर यह डर लगा रहता था कि अगर हम अपने मौजूदा काम से हटा दिए गए तो हमारी रोज़ी बंद हो जाएगी। हम अपने काम से असंतुष्ट थे, और यही वजह है कि हम थोड़ी मजदूरी और ज़्यादा काम के मसले पर बहुत कम गौर किया करते थे। इसकी ज़रूरत भी क्या है, इसलिए कि यह काम पढ़े लिखे आदमियों का है। हम बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल थे। दरअसल बात यह है कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थलग थी, जिसकी सरहदें पत्थर तोड़ने, चांद को हटाने, 12 बजे रोटी खाने और फिर काम करने, उसके बाद अपने अपने डेरों में सो जाने तक ख़त्म हो जाती थी। हमें उन सीमाओं के बाहर किसी चीज़ से कोई सरोकार ना था। दूसरे शब्दों में, अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के धंधे में हम कुछ ऐसी बुरी तरह फंस कर रह गए थे कि उसके बाहर निकलकर हम किसी और चीज़ की इच्छा करना ही भूल गए थे। हमारे काम पर सड़कों के महकमे की तरफ से एक जांच पड़ताल करने वाला तैनात था, जो दिन का अधिकतर हिस्सा सड़क के एक तरफ
चारपाई बिछाकर बैठे रहने में गुजार देता। यह जात का पंडित था। ऊंचे तबके का खास निशान सिंदूर के तिलक की सूरत में हर वक्त उसके गोरे माथे पर चमकता रहता था। हम अपने निरीक्षक को आदर और सम्मान की निगाहों से देखते थे। एक तो इसलिए कि वह ब्राह्मण था और दूसरे इसलिए कि हम उसके मतहत थे। चुनाचे इधर उधर के दूसरे कामों के अलावा हम बारी बारी दिन में कई बार उसके पानी के लिए हुक्का ताज़ा किया करते थे और आग सुलगाकर उसकी चिलमें भरा करते थे। पंडित का काम सिर्फ यह था कि सुबह चारपाई पर अपने गेरुआ रंग की कल्फ लगी पगड़ी और रेशमी कोट उतारकर अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए हमारी हाजिरी लगाएं और फिर एक बड़े से रजिस्टर में कुछ दर्ज करने के बाद इधर उधर टहलता रहे या हुक्का पीता रहे। वह अपने काम में बहुत कम दिलचस्पी लेता था। अलबत्ता जब कभी मुआने के लिए किसी अफसर की मोटर उधर से गुजरने वाली होती तो वह अपनी चारपाई उठवाकर हमारे पास खड़ा हो जाया करता था। उसकी इस चालाकी पर हम दिल ही दिल में बहुत हंसा करते थे। एक रोज जबकि सुबह से हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और हम 12 बजे खाने से फारिग होकर रोज की तरह अपने काम में मशगूल थे, मोटर के हॉर्न ने हमें चौंका दिया। लोरियों की बनिस्बत हम मोटरों को देखने के बहुत इच्छुक थे, इसलिए कि उनमें हमारी भूखी नज़रों को देखने के लिए अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती थीं। हम कमर सीधी करके खड़े हो गए। इतने में मोटर के पीछे से हरे रंग की एक छोटी मोटर प्रकट हुई। जब यह हमारे करीब पहुंची तो हमने देखा कि उसकी बॉडी बारिश के नन्हे नन्हे कतरों के नीचे चमक रही है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, शायद इसलिए कि पिछली सीट पर जो दो साहिब बैठे हुए थे उनमें एक अपनी रानों पर ग्रामोफोन रखे बजा रहे थे। जब ये मोटर हमारे सामने आई तो रिकॉर्ड की आवाज़ सड़क के साथ वाली पहाड़ी के पत्थरों से टकराकर फजा में गूंजी। कोई गा रहा था, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा साया, चारों ओर अंधेरा, अब कुछ सूझत ना ही मोहे, अब कुछ। आवाज में बेहद दर्द था। एक लम्हे के लिए ऐसा मालूम हुआ कि हम शायद अंध महासागर में डूब गए हैं। जब मोटर अपनी खिड़कियों से उस गीत के दर्दनाक सुर बिखेरती हुई हमारी नज़रों से ओझल हो गई तो हम सब ने एक आह भरकर अपना काम शुरू कर दिया। शाम के करीब जब सूरज की सुर्ख और गर्म टिक्कियां पिघले हुए तांबे का रंग इख्तियार करके एक स्याही पहाड़ी के पीछे छुप रही थी और उसकी उनाबी किरणें लंबे दरख्तों की चोटियों से खेल रही थी, सबज रंग की वही मोटर उस तरफ से वापस आती दिखाई दी जिधर वो दोपहर को गई थी। जब हमने उसके हॉर्न की आवाज़ सुनी तो काम छोड़कर उसको देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वह हमारे आगे से गुजर गई और फिर अचानक हम में से आधे फरलांग के फासले पर खड़ी हो गई। वह बाजा जो उसमें बज रहा था खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पिछली सीट से एक नौजवान दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अपनी पतलून को कमर पर से दुरुस्त करता हुआ हमारे पास से गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता उस पुल की तरफ रवाना हो गया जो सामने नाले पर बंधा हुआ था। यह ख्याल करके कि वह नाले के पानी का नज़ारा करने के लिए गया है, जैसा कि आमतौर पर उधर से गुजरने वाले मुसाफिर किया करते थे, हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अभी हमें अपना काम शुरू किए 5 मिनट से ज़्यादा अरसा गुजरा होगा कि पुल की तरफ से ताली की आवाज़ बुलंद हुई। हमने मुड़कर देखा। पतलून पोश नौजवान पुल पर से सड़क के साथ पत्थरों से चुनी हुई दीवार के पास खड़ा
संभवत